हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके मेरे किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, कोई भी हो, ये टॉपिक सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अमूमन दोस्तों, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं या फिर जो स्टूडेंट्स जिनकी मैं क्लासेस लेता हूं, वहां पे मैं देखता हूं तो अपने रेज्यूमे को अच्छे से नहीं बना पाते हैं। ठीक है, देखिए, रेज्यूमे हमेशा दो पार्ट में होना चाहिए। रेज्यूमे हमेशा दो पार्ट में होना चाहिए। एक तो होता है कवर लेटर। अब कवर लेटर और रेज्यूमे में क्या फर्क होता है, आज मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। कवर लेटर जो है वो आपके डिटेल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है कि भाई आपने कब से कहां तक क्या काम किया, कि उस काम में आपने क्या किया, क्या वो काम जो किया है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का काम था या फिर वो नॉन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का काम था। किसी एक एम्प्लॉयर के पास जो आपने काम किया, वहां पे आपने क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करी। फिर आप जब अपने दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम किया तो वो वहां पे आपने क्या क्या किया, और अपने तीसरे एम्प्लॉयर के साथ जब आपने काम किया तो उस समय क्या किया। कवर लेटर कभी भी कवर लेटर जो है वो आपके डिटेल के बारे में बात नहीं करता, दैट इज आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करता, वो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करता, वो आपके एक्सपीरियंस, मतलब कहाँ पे आपने काम किया, एक्स वाई जी कंपनी या फिर एबीसीडी कंपनी या ई ई ई एक्स वाई कंपनी, कहीं पर भी इसके बारे में बात नहीं करता। आपके पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करता, आपके स्कूलिंग के बारे में बात नहीं करता, आपके इंटरमीडिएट के बारे में बात नहीं करता, आपके मेट्रिकुलेशन के बारे में बात नहीं करता, आपके हॉबीज के बारे में बात नहीं करता, किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करता। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो अमूमन एक व्यक्ति जब अपने बारे में बताता है तो वहां पे उसे इंक्लूड करता है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वहां पे जो लोग जॉब को देख रहे होते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई इस बंदी का क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है उसके स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर एक ही सीवी जिसको हम, अच्छा, पहली बात, एक और चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूं कि रेज्यूमे और सीवी में क्या फर्क है। ठीक है, आज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि रेज्यूमे एक अमेरिकन शब्द है, एक अमेरिकन शब्द है। ठीक है, जो अमेरिकन या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड है, नॉर्मल एक इंग्लिश वर्ड है जो आपके एक ओवरऑल ओवरऑल बोल सकते हैं जनरलिस्टिक आइडिया देता है। क्या देता है? जनरलिस्टिक आइडिया देता है। किस चीज की? आपके क्वालिफिकेशन की, आपके क्वालिफिकेशन की, आपके एजुकेशनल एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आपके एम्प्लॉयमेंट की के बारे में बताता है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, आपके हॉबीज के बारे में बताता है। ठीक है, आपके स्कूलिंग्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर रेज्यूमे और सीवी में क्या फर्क है। ये अमूमन एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे एंड सीवी, इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज एक्सप्लेन। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड टू गिव द आंसर टू इट। Right, most of the interviews you go and attend, you will find this question being asked to you, that what is the primary difference between resume and CV. Today I brought this topic because financial year is changing, everybody is going to plan and everybody is going to work, or everybody is going to switch their job. So this is very most important video for you all. So stay tuned till the last, and I will be sharing very important features or elements of a resume building. Right, stay tuned with me till the video ends. So now see here, what is a CV? CV is basically curriculum vitae. What is that? Curriculum vitae. Now you will say that where this word came from, where this word came from. Now this word are used being interchangeably multiple times. कोई इसे रिज्यूमे कह देता है, कोई इसे सीवी कह देता है। फर्क क्या है कि ये जो करिकुलम वाइटे है, ये बेसिकली आप अगर शब्द की अगर ओरिजिनलिटी पे जाएंगे तो आपको शब्द को देख के लगेगा कि ये एक रोमन सिविलाइजेशन में डेवलप किया हुआ एक शब्द है। ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन के अंदर जब कोई भी अपने अपने स्टैंडर्ड, अपने स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता था तो वहां पे उसको सीवी का इस्तेमाल करता था। तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप बात करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जो ग्रीस से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, आसपास जो कंट्रीज हैं, अगर वहां पे आप अपने प्रेजेंटेशन और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो लोग वहां पे करिकुलम वाइटे कहते हैं। जनरली जो इंग्लिश डिक्शनरीज हैं वो रेज्यूमे का इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना इंफॉर्मेशन ब्रीफ में दे रहे हैं, बट यहां पे जो
दोनों में एक चीज कॉमन है कि आपको अपनी सारी चीजें, आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने एम्प्लॉयमेंट, अपनी हॉबीज, अपनी स्कूल्स के बारे में, अपने पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में, आपकी गोल्स के बारे में, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देना है, ताकि मैं अगर एम्प्लॉयर हूं और अपने अपनी सीवी मेरे पास भेजी है तो मुझे पता चल जाएगा कैंडिडेट कैसा है। उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से चीजों को देखा जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है, अगर मैं किसी किसी एम्प्लॉयर के पास, अगर किसी में एम्प्लॉयर के पास अगर मैं अपनी सीवी भेज रहा हूं, ठीक है, अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं या किसी भी चीज के लिए अप्लाई, तो क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कवर लेटर, पहला है कवर लेटर, दूसरा है यही शब्द यहां लौट लौट के आएगा, जिसको आप रेज्यूमे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था, रेज्यूमे क्या इंक्लूड करता है, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, आपके आपके हॉबीज को, ठीक है, आपके हॉबीज को इंक्लूड करता है, आपके गोल्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, आपके स्कूलिंग के बारे में बताता है, आपके पेरेंट स्कूलिंग के बारे में बताता है, आपके पेरेंटल डिटेल्स के बारे में बताता है, और जो भी चीजें आप अपने हिसाब से मेंशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने जो डिग्रीज करी होती है उसके डिटेल में, कोई डिप्लोमा करा होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन कवर लेटर जो है एक इन सब का एक निचोड़ है। कवर लेटर क्या है, इन सब का निचोड़ है कि आखिर इस बंदे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, इस बंदे के पास हॉबीज भी है, इस बंदे के पास गोल्स भी हैं, इस बंदे के पास ने स्कूलिंग भी करी हुई है, पेरेंटल बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, या फिर उसके बाद अगर उसके पास डिग्री भी ठीक ठाक है, या फिर डिप्लोमा भी उसने जो कर रखा है वो ठीक ठाक है, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मैं इतने सारी चीजों के बारे में क्यों क्वेश्चन करूं। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, या किसी भी कंपनी या किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमारे पास एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4, ठीक है, स्टैंडर्ड 4, क्या ये इस स्टैंडर्ड में फिट हो रहा है, क्या इस स्टैंडर्ड में फिट हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि रेज्यूमे जनरली आप कितने पेज का बनाएंगे, 2 पेज का बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत 30-40 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो 3 पेज का बना लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान वहां से डिटेलिंग नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि और आपको मेंशन भी नहीं करना चाहिए। देखिए इस रेज्यूमे से पता चल जाता है कि इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, इंसान किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे। मतलब मान लीजिए कि रेज्यूमे आपका एक मिरर प्रिंटेड मिरर इमेज है, आपका जो रेज्यूमे है वो आपका प्रिंटेड मिरर इमेज है, तो आप चाहेंगे कि आपका जो इमेज हो डेकोरेटेड हो, ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आप फोन्स में आप क्या करते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे मैं अगर वीडियो फोटो खींचता हूं तो मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मैं फिल्टर्स का यूज करता हूं, तो वो जो कवर लेटर है वो क्या है, एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, किस चीज का, सारे चीज को फिल्टर्ड करके वो उसमें क्या निकल के आता है, एक्सपीरियंस के फॉर्म में वो निकाल के ले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है XYZ, has been graduated in English and has joined the market force recently. He has worked with so and so company. So what you will do, you will write about your first company, where did you work, very short, because you have already mentioned all those things in resume, right? Now what have to mention here in the very first part of your cover letter, you have to mention about the latest। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप यहाँ पे हॉबीज या गोल्स या स्कूलिंग या पेरेंटल बैकग्राउंड तो चलो कुछ नहीं, या फिर अपने डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जो आपने किया है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 2022 का लिखेंगे, उसके बाद 2021 का लिखेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट लिखेंगे, उसके बाद मेट्रिकुलेशन लिखेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक पढ़ा लिखा, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको देखूंगा कि अगर आपने सबसे पहले ग्रेजुएट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में स्टैंडर्ड क्या है ग्रेजुएट होने का, कि आपको 10th पास होना पड़ेगा, फिर आपको 12th पास होना पड़ेगा, फिर आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप जाके ग्रेजुएट होंगे। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे ग्रेजुएट लिख रहा है तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे नहीं, मैंने फटाक से मेरे पास रेज्यूमे, अच्छा ग्रेजुएट, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट अगर आप पहले ही 10th लिखेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10th के बाद मुझे 12th, अच्छा 12th भी किया है, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ग्रेजुएशन भी कर लिया है, ओके चलो ठीक है, मास्टर्स भी कर लिया, ओके। सो सी यू बीइंग एट माई पोजीशन सी, जब आप इसको देखेंगे तो मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने पहले लिखा हुआ, तो मुझे ज्यादा टाइम आपको एनालाइज करने में नहीं लगा, ज्यादा टाइम आपको एनालाइज करने में नहीं लगा, मुझे बस ये पता चला कि भाई बंदा ग्रेजुएट है, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। बट अगर आप 10th लिखेंगे, 12th लिखेंगे, फिर आप
अपना ग्रेजुएशन के बारे में लिखेंगे, फिर डिप्लोमा और जो भी आपने कोर्स करा है फिर लिखेंगे, तो मुझे रीड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, लीड कर तो हमेशा आप अपने जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो हमेशा किस किस डायरेक्शन में लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। दूसरी चीज कि आप जब भी अपना एक्सपीरियंस लिखें तो फला फला कंपनी में मैंने पहले काम किया था, ठीक है, फला फला कंपनी में मैंने दूसरी काम किया था, तीसरे पे काम किया था। और हमेशा जिस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी के अंदर से मान लीजिए आपने XYZ स्टील लिमिटेड में काम किया था एज एज अकाउंट ऑफिसर, तो what you have done, maintained the tally account, worked on tally, ठीक है, worked on tally, worked on so and so, worked on so and so, worked on so and so, and then move to the next company, worked on so and so, worked on so and so, worked on so and so, very short in 3 to 4 words. Then come to the next one, okay, worked on so and so, worked on so and so, worked on so. This is the idea you have to put in while making your CV. Now why I'm telling you to make the cover letter. कवर लेटर बेसिकली ये जो है ये जनरल जो स्किल लोग होते हैं वो जनरली इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उसके लिए कवर लेटर मैंडेटरी होता है। जैसे आप अगर MBA किया हुआ है, आपने आपने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर आपने मेडिकल की पढ़ाई करी, आप लॉयर हैं, जो भी है, तो आपको अपना कवर लेटर बताना पड़ता है। कवर लेटर क्या होता है मैंने बताया, फिल्टर्ड है, इतने सारे इंफॉर्मेशन को फिल्टर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका कवर लेटर भी ना देखूं, अगर मैं आपका CV भी ना देखूं और मैं आपके कवर लेटर से पता कर पाऊंगा कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए कितनी पावर है इस कवर लेटर के अंदर कि कवर लेटर को पढ़ के पता चल जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कवर लेटर ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता, कवर लेटर कभी भी ज्यादा बड़ा नहीं लिखना होता क्योंकि ऑलरेडी आपने सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है, बहुत शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट तरीके से लिखना होता है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है और वो अपनी पढ़ाई कर चुका है, ठीक है, उसने मान लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी में काम किया हुआ है, जो इंसॉल्वेंसी कंपनी होती है उसमें काम किया हुआ है, तो अपने पहले छोटे छोटे जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस के बारे में लिखेगा, फिर सारी चीजों के बारे में बताएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी क्या होता है, उसने कहां पे काम किया ये उसमें बताएगा, उसने अब उसमें डिटेल में लिखेगा कि भाई उसमें उसने क्या काम किया, क्या काम किया, क्या उसने फाइलिंग करी, या फिर क्या उसने कोर्ट में जाके केसेस फाइल किया, या क्या किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद लीजिए अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और अगर सिर्फ और सिर्फ किसी एम्प्लॉयर को जो जॉब देने वाला है, अगर आप उसको सिर्फ और सिर्फ अपना कवर और रिज्यूमे भेजेंगे तो वो एक नॉर्मल जर्नलिस्टिक अप्रोच होगा। लेकिन अगर आप अपना कवर लेटर के साथ अगर अपना रिज्यूमे भेजेंगे तो पीपल कभी कभी पता है एक बार की बात है, व्हेन आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, राइट, and there were approximately 17 people who applied for a job, and at that time what happened that approximately 16 of them, I'm just not telling about myself, but it's fact to tell you that you should also realize when you come to the market of jobs and all, whatever market in job industry when you come in. So what happened at that time, I was the only individual who had the cover letter before my resume, who had the cover letter. So my resume was of 2 page as I said, and there was a cover letter of 3rd page which was being attached together in a single file by in order of cover letter first, then resume, whatever it is. So it should be cover letter first, then resume, and then whatever you want to mention, right? So that give me an interviewer said me also that, oh, you're the only person I guess who has the cover letter. I said, yes sir, I think it's a standard procedure which is being followed for a professional qualification. So he was very impressed, and that impression we can look out from his face, right? सो दिस इज, एंड जब कभी भी आप एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं अपने, कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द जॉब एक्सपीरियंस यू हैव डन, यू नेवर मेंशन अबाउट द कंपनीज, बिकॉज दैट कंपनी विल अल्टीमेटली वेरीफाई, वो कंपनी अल्टीमेटली वेरीफाई करेगी कि भाई आपके पास ऑफर लेटर था क्या, क्या उसमें कितनी सैलरी थी, वो कंपनी वेरीफाई करेगी, दैट्स अ कंपनीज बैक एंड वर्क, व्हाई यू गोइंग टू टेल हिम दैट आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपको तो ये बताना है कि आपके अंदर क्या है, व्हाट इज द योर एक्सपीरियंस। So when you will tell your experience, you will tell what you have written in your cover letter. You will not tell what is written in your resume. So you will tell about, और बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखना है, पैराग्राफ बना दिया, 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, कम से कम 250 वर्ड से ज्यादा का कवर लेटर नहीं होना चाहिए, जो आपके एक्सपीरियंस के बारे में, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स के बारे में, रियल टाइम आपके जो पोर्टफोलियोज हैं उसके बारे में बताता है, तो आपको वहां पे उस चीजों को मेंशन करना होता है, ठीक है। तो आज के बाद दोस्तों जब कभी भी आप अपना रिज्यूमे आप भेजेंगे किसी को जॉब के लिए या कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, उसके साथ एक कवर लेटर पक्का भेजेंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करें, अगर आपने कोई IT का काम किया हुआ है या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या कहीं पर अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं,
अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर अपनी जॉब रखना है तो कवर लेटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट गिव्स अ वेरी एक्स्ट्रा इंप्रेशन ऑन पीपल. So I think this is the detailed video where I've discussed what to be done where and what to be written where. And one more thing, now come to the, now this is the last part which I wanted to discuss with everybody, because I have been into the personality development training program where I have been training student, that whenever I meet them for very first time, और मैं उनसे पूछता हूं कि भाई ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. तो जब कभी भी, मेरा ये मानना है, आपका अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बताया वो एक सही तरीका है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं. जब कभी भी आप अपने बारे में बताएं तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं. ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन अगर आप दे रहे हैं तो दिस इज, और मैंने जैसे बताया आई एम सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो, ग्रेजुएटेड इन सब्जेक्ट का नाम लिखना है, ग्रेजुएटेड इन सब्जेक्ट फ्रॉम सो एंड सो एट सो एंड सो. बस इतना ये आपका स्टार्टिंग लाइंस हो गया. उसके बाद माय फादर or mother or guardian, whatever is my father's occupation, whosoever. Try to feel proud to tell about your father profession, try to feel proud about your guardian's profession, try to feel proud about your mother's profession, whatever it is. My father is an army man, or my father is an government employee, my father is a farmer, my father is an teacher, whatever you want to say. My father is a teacher, my mother is a housewife or housemaker. I have two siblings. This has to be, try to use, I have two siblings, one is elder to me, one is younger to me, or I am the eldest one and I have two siblings, right, who to both are younger to me. बस इतना ही बताना और कुछ नहीं बताना है. ठीक है, इसके बाद इमीडिएटली आप अपने क्वालिफिकेशन में मूव कर जाएंगे कि आई डिड माई इंटरमीडिएट. हाँ, ट्वेल्थ को कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं ट्वेल्थ, आई डिड माई ट्वेल्थ फ्रॉम सो एंड सो. ट्वेल्थ के लिए अच्छा, क्योंकि आई एम इंग्लिश ट्रेनर एज वेल एंड पर्सनालिटी, कैन यूज अ वर्ड इंटरमीडिएट. व्हाट वर्ड यू कैन यूज? इंटरमीडिएट. I did my intermediate from so and so. I did my intermediate from so and so place and so, because and I did my matriculation. 10th को क्या बोल सकते हैं आप? मेट्रिकुलेशन. मैट्रिक का एग्जाम होता है ना, मैट्रिक का गांव घरों में आप जाएंगे तो बोलेंगे मैट्रिक का एग्जाम पास हो गया लौंडा, तो क्या बोलेंगे? मैट्रिकुलेशन. आई कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सो एंड सो. राइट, जब आप मैट्रिकुलेशन के बारे में बता देंगे तो अब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करें, आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे आई वर्कड सो एंड सो प्लेसेस एंड दिस एंड दैट. एंड उसके बाद फिर आप अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे. हाँ, जब कभी भी आप अपने गोल्स, अपनी हॉबीज और अपनी लाइकिंग्स के बारे में बताएं तो आप उन चीजों को बताएं जिसमें आप उसको आंसर कर सकें, क्योंकि इंटरव्यू में वो क्वेश्चन क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहेंगे कि आई लव टू वॉच मूवी, तो somebody कैन आस्क यू दैट व्हिच इज द लेटेस्ट मूवी व्हिच यू हैव सीन, right, what is the latest thing you have done, so they will ask you. so उन चीजों को पूछना है जिससे क्रॉस क्वेश्चन ना आ सके. ठीक है, एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसने कुकिंग लिखा और सामने जो बोर्ड बैठा था उसमें से कोई कुक नहीं करता था, बिकॉज ऑल वर मेल एंड दे आर एजेड मेल एंड they never did any cooking work. so they tell me, sir, I love to cook so and so. They said, what is the last dish you have made? so he remember कि मम्मी रोज ये खाना देती है तो उसका नाम ले लेना है, तो उसने उसको खाना बता दिया. अब फिर बोला कि हाउ यू मेक इट, तो उसको पता था कि भाई एक इसमें क्या क्या डलता है, मेगरी, सॉल्ट, जो भी एक इंग्रेडिएंट्स, कॉमन इंग्रेडिएंट्स फॉलो होता है जो आपको स्वाद में भी पता है. ही टोल्ड एंड ही सील्ड दैट इंटरव्यू बिकॉज ही वाज अवेयर अबाउट. तो ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप बोलेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं. ठीक है. हाँ, जब भी आप अपने गोल्स के बारे में बात करें तो गोल्स के बारे में शॉर्ट गोल, आई वांट टू बिकम अ रिच मैन. एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ रिच मैन. Even I also want to become a rich man. You also want to become a. This is not a goal. Goal is that I want to see myself after 5 years at so and so place. I want to see myself, for example, if you're moving interdepartmental. So you want to see that I want to become the director, assistant director, manager, assistant manager, or so and so. That goals, that वो दिखाता है कि आप कितने optimistic हैं अपनी चीजों के लिए, आप कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं.
ठीक है। तो अब मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर और ज्यादा डिटेल में रेज्यूमे बिल्डिंग पे अगर काम करना है तो कमेंट में करके बताइएगा कि एक और वीडियो लाया जाए और उसमें और डिटेल से बनाया जाए, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो मैंने सारी चीजें शॉर्ट में आपको बता दी हैं कि क्या चीजें किसमें क्या कहाँ इंक्लूड करनी है और क्या बोलनी है। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरा रेज्यूमे बिल्डिंग प्लान आपको कैसा लगा बाकी से, और आप क्या इससे सहमत हैं, और आपका क्या नजरिया और आप कैसे अपना रिज्यूमे बनाते हैं इसको भी आप बताने की कोशिश करिएगा। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ट्यून, थैंक यू।